अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरत व आफ़ियत से होंगे। आज की तजवीद क्लास में हमने सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 22 के अंदर दो तरह के या इस्तेमाल हुए हैं। दोनों वक़फ़ की हालत में हैं, लेकिन जब हम इन पर वक़फ़ करते हैं तो इस वक़्त ये दोनों मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो एक या है या मद्दा और दूसरा या है या मुशद्दद। तो आज के सबक में हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है और इन पर वक़फ़ करने के तरीके को सीखना है। तो चलते हैं और कुरान मजीद से ज़रा इनकी मिसालों के साथ इनको समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। आपने उकताना नहीं है और सबक को छोड़कर जाना नहीं है। कुरान करीम की वीडियो थोड़ी सी देखकर उकताने वाले मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि जब वो डकी भाई रजब भट्ट के व्लॉग देख रहे होते हैं तो 15-15, 20-20 मिनट की बकवास सुनते रहते हैं, लेकिन कुरान मजीद की 5-6 मिनट की वीडियो भी उनको लंबी लगती है। उसके अंदर भी नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जी बात को मुख्तसर करें। अल्लाह के कलाम के बारे में कोई बात चंद मिनट लंबी हो जाए तो उकताहट का शिकार ना हो। बददिली के साथ कुरान मजीद को सीखने की कोशिश ना करें, बल्कि खुश दिली से सीखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। तो चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ। आज के सबक को समझने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 22। इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली। अब यहाँ पर या साकिन और मा कबल मकसूर है और आगे जीम वक्फ़े जायज़ की अलामत भी लगी हुई है। वक़फ़ करने के अंदर जो मेथड है, जो तरीका और उसूल है कि जब आपने किसी हरफ पर वक़फ़ करना होता है तो उस हरफ को आप साइलेंट कर देते हैं और साकिन हरूफ ये ऑलरेडी साइलेंट होते हैं, तो यहाँ पर आपको साइलेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो कायदा अप्लाई होगा वो कौन सा है? या मद्दा का। या मद्दा के बारे में आप ज़रा सा समझ लें कि कुरान मजीद में 3 हरूफ ऐसे हैं जिनको मद्दा कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? वाओ, अलिफ और या। तो वाओ, अलिफ, या ये तीनों मद्दा हरूफ कहलाते हैं, लेकिन इनकी एक कंडीशन है। अलिफ कब मद्दा बनेगा? जब अलिफ से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो। इस सूरत में अलिफ मद्दा होगा, हमने उसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। या कब मद्दा बनेगी? जब या साकिन हो और उससे पहले वाले हरफ पर ज़ेर हो, तो ये या मद्दा कहलाती है। और वाओ कब मद्दा बनता है? जब वाओ साकिन हो और इससे पहले वाले हरफ पर पेश हो, तो इस सूरत में वाओ मद्दा कहलाता है और इसको भी आपने एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना होता है। तो यहाँ ये जो मकाम है फस्तजबतुम ली, ये मकाम या मद्दा का है और या मद्दा को पढ़ने का तरीका और मेथड ये है कि आपने इसे एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना होता है। फस्तजबतुम ली। यहाँ पर मुगालता क्या होता है, मिस्टेक क्या होती है कि लोग यूं समझते हैं कि भाई या साकिन मा कबल मकसूर, तो अब हमने यहाँ वक़फ़ करना है तो लाजमन इसको खींचना है। तो इसी कानून को फॉलो करते हुए लोग गलती कर जाते हैं। कैसे? अब आगे देखिएगा या मुशद्दद की सूरत में। अब आप देखें या मुशद्दद को, तब आपके लिए दोनों मकामात अच्छे तरीके से वाज़े हो पाएंगे। मा अना बिमुस्रिखिकुम व मा अंतुम। यहाँ पर हम देखते हैं कि तौ लिखा हुआ है, जो कि वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यानी वक्फ़े जायज़ की अलामत है। यहाँ भी आपने वक़फ़ करना है। वक़फ़ करने का मेथड मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जब हम किसी हरफ पर वक़फ़ करते हैं तो उस हरफ को साइलेंट कर देते हैं, साकिन कर देते हैं। तो या साकिन हुआ, मा कबल मकसूर हुआ। अब इस चीज़ को सामने रखकर लोग गलती कर जाते हैं और वक़फ़ करते हैं बिमुस्रिखी, जो कि बहुत बड़ी गलती है। इस तरह से वक़फ़ यहाँ पर हरगिज़ आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना? अब उस बात को समझते हैं, लॉजिक को समझते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जब या के ऊपर आपने तशदीद देख लिया, अब ये या मद्दा नहीं बल्कि या मुशद्दद हो गई। और मुशद्दद लेटर के बारे में एक कानून है कि जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसे सख्ती के साथ पढ़ा जाता है। एक बात। दूसरी बात, मुशद्दद लेटर के अंदर इसमें यह क्वालिटी होती है कि ये 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। एक दफ़ा अपने से पहले वाले हरफ के साथ मिलाकर और दूसरी दफ़ा इसको इसकी अपनी आवाज़ से आपने पढ़ना होता है। तो ये 2 दफ़ा पढ़ा जाता है।
तो ये दो क्वालिटियां जब मुशद्दद हरफ में होती हैं तो इस सूरत में आपने इसको मुशद्दद ही के कानून पर रखकर आपने इसको पढ़ना है और इसको आपने या मद्दा की तरफ नहीं लेकर जाना। अब आप इसको किस तरह से पढ़ेंगे देखिएगा, मैं आपको ज़रा ग्रामर के साथ इसको बताता हूँ। बा ज़ेर बी मीम सौद पेश मुस बिमुस रॉ ज़ेरी बिमुसरी ख़ाया ज़ेर खिया ज़बरिया बिमुसरी खिया। और जब हम यहाँ पर साइलेंट मोड में पढ़ेंगे, वक़फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे बिमुसरी खी। तो इस तरह से आपने इस कंपैरिजन को समझा याए मद्दा और याए मुशद्दद के दरमियान, कि याए मद्दा पर जब हम वक़फ़ करते हैं तो इसको साइलेंट कर देते हैं और एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करके खींच कर पढ़ते हैं, जबकि याए मुशद्दद का वक़फ़ इस तरह से नहीं है। जब आपने याए मुशद्दद पर वक़फ़ करना है तो उसमें दो क्वालिटीज़ को सामने रखते हुए वक़फ़ करना है। एक तो ये है कि आपने उसको सख्ती के साथ पढ़ना है और दूसरा ये है कि उस हरफ को आपने 2 दफ़ा से अदा करना है ताकि वो मुकम्मल तौर पर अपनी तशदीद के साथ वाज़ेह हो जाए। उम्मीद करता हूँ आज के याए मद्दा और याए मुशद्दद का कंपैरिजन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह करीम आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए। हमारे हक़ में भी दुआ कीजिएगा। जहाँ कहीं से आप हमें सुनते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, तो अपना इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें पता चलता रहे कि हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ कहाँ मौजूद हैं। अल्लाह करीम सबको खुश खुर्रम रखे। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।